थोड़ी भी बहुत बाइंग आ गई तो दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। फंडामेंटली आप देखें तो एज ए डोमेस्टिक कैपेक्स साइकिल पिक्स अप, तो कोल से लेकर स्टील से लेकर ये सब गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन रेलवे के थ्रू होती है। तो नेचुरली इस डोमेस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ में रेलवे कंपनीज की ग्रोथ नंबर्स अच्छी दिखेगी। तो एक हालत जो हुई है कि एफआईएस की वापसी जो रिसेंटली हमने देखी तो मार्केट को लाइफ टाइम हाई तक लेके गई, और डोमेस्टिक फंड मैनेजर जो पहले भी हमने बात किया कि उनको इस वैल्यूएशन से थोड़ी डर और वो पैसा निकाल रहे थे उस चीज से, तो रिएलोकेशन करने में तो ढूंढ रहा है। तो लो पी इतनी अट्रैक्टिव दिख रही थी कि तुमने सोचा कि एक लो पी का करेक्शन, बिकॉज कभी भी मैं नहीं मानता हूं कि पीएसयू स्टॉक्स उन सेक्टर प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा वैल्यूएशन में ट्रेड होंगे। वो एक गलत फहमी होगी अगर कोई ऐसी चीज पे खरीद रहा है, क्या है कि वो डिस्काउंट नैरो हो सकता है। और ये हुआ इतना लिक्विडिटी सिस्टम में है, तो अगर आप हाई पी आईटी की बात हुई, एफएमसीजी, उस चीज के ऊपर आप पैसा नहीं लगाना चाह रहे हो बिकॉज वैल्यूएशन का एक बहुत कंसर्न आ गया, तो नेचुरली आप पैसे को रखकर एक म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास चॉइस नहीं है कि वो कैश में पैसा रखे, मे बी 5%, मे बी 5-7%, उसको कुछ खरीदना ही है। क्या चॉइस है उसके पास? क्या लार्ज कैप खरीदो, मिड कैप, स्मॉल कैप खरीदो, ये सेक्टर खरीदो, वो खरीदो। तो तब जब पैसा ढूंढता है स्टॉक को, तो एक लो पी में समझते हैं कि मेरे को यहां से डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है, और जो भी वैल्यूएशन का एक री रेटिंग हो रिलेटेड टू प्राइवेट सेक्टर, उतना तो मैं पैसा बना सकता हूं। तो मेरे के लिए एक टैक्टिकल बाइंग है दो इस तरफ से। जब आपको हाई ग्रोथ स्टॉक्स, हाई पी स्टॉक्स अपना ग्रोथ को जस्टिफाई करते हुए नंबर्स आएंगे, तो मैं कहूंगा कि वापस पैसा उधर पे ही जाएगा। तो मैं ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड नहीं देख रहा हूं, ये एक शॉर्ट टर्म बाउंस बैक रैली है जो कि लिक्विडिटी ढूंढ रही थी स्टॉक्स ऑफ अ रीजनेबल प्राइस। तो मैं ये वैल्यू का कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं मानता हूं। आपको इंडिया एक ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस है, क्या ग्रोथ बहुत अनरीजनेबल प्राइस में है या रीजनेबल प्राइस में है? बस वही बात होती है। इंडिया में ट्रू वैल्यू स्टॉक्स मैं नहीं मानता हूँ। इंडिया एक ग्रोथ इकोनॉमी है, और यहाँ वैल्यू का शब्द इस्तेमाल करना ही मेरे लिए कुछ एक गलत काइंड ऑफ चीज है। अभिषेक अग्रवाल जी, ये बताइए कि आपने इस रैली में पार्टिसिपेट किया, रेलवे वाली में? नीरज जी, हमारा तो फंडामेंटल थिंकिंग ये है कि जो चीज समझ में आती है आप उसको प्ले करिए, और जो नहीं आती उसको अवॉइड करिए। जो नहीं समझ में आती अगर आप उसको समझने जाएंगे तो शायद हो सकता है कि आप गलत साइकिल में फंस जाए। अच्छा ठीक है, आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, आप मुझे बताइए चल क्यों रहे थे फिर? तो एज फार एज देखिए, जहां तक रेलवे स्टॉक की बात है, ऑफ कोर्स हमने पार्टिसिपेट नहीं किया है, और उसका कारण यही है कि हम देखते नहीं है सेक्टर को। हमारी ओवरऑल युवा भारत थीम है, लार्जली हम लोग B2C वाली कंपनीज देखते हैं। बट कमिंग टू द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, कि आपने एक बहुत अच्छी पॉइंट जरूर कही थी कि ये सिर्फ रेलवेज में नहीं है, ये हमने अक्रॉस PSU सेक्टर्स में देखे हैं कि कुछ तेजी हमने कंसिस्टेंटली देखी है कि बनती हुई जा रही है। तो क्या हो रहा है, ऑफ कोर्स कुछ पैनलिस्ट ने ऑलरेडी कहा ही है कि एक वैल्यूएशन गैप दिखता ही है जो भर रहा है। अनदर पॉइंट मुझे जो लगता है, ये लार्जली क्या हुआ, ठीक है, नई गवर्नमेंट बनी 2014 में, वो गवर्नमेंट अभी तक काम कर रही है, मगर जो लेगेसी इशू एक PSU सेक्टर में हमेशा बना रहा, जहां पुअर मैनेजमेंट, पुअर पॉलिसी, नो कंसिस्टेंसी और एडहॉकनेस इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट डिसाइडिंग व्हाट एवर दे वांट टू डिसाइड एट देयर ओन डिस्क्रिशन एट व्हेनेवर। अभी सर मुझे इतनी डिविडेंड दे देनी है तो इतनी डिविडेंड कर लो, चलो इस साल कोल के लिए हमने एक अनाउंसमेंट कर दी कि इतनी डिविडेंड पे आउट करनी है। तो इस तरह की अगर आप चीजों को देखें, इस तरह के इवेंट्स को देखें, तो हर जगह पे गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बना बना के एक नई नई चीजों को स्ट्रीमलाइन कर रही है, ठीक है। हाल ही फिलहाल हमने देखा था कि कुछ एक पॉलिसी अभी बन के आई है। पिछले साल तो शुगर सेक्टर के अंदर में एक बड़ा ही डेफिनेटिव मूवमेंट जो था, वो गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया, जहां पे दे वर लुकिंग एट मोर ऑफ इथेनॉल प्रोमोटेड ब्लेंड्स, राइट, एंड वहां पे एक पॉलिसी जाए। तो मुझे लग रहा है गवर्नमेंट जो है वो हर लेवल पे अब एक एफिशिएंसी जो है सिस्टम में ला रही है, अपनी खुद की कंपनी उसको जो वो मैनेज करती है। और अब हम देखेंगे एक रीजनेबल ग्रोथ जिसकी फोरकास्ट आप कर सकते हो, बिकॉज गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर हमें पता है कि वो क्या प्लान कर रही है। अब आप एक अर्निंग्स देख सकते हो जिसकी क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स जो है वो बेहतर होती जा रही है, और विजिबिलिटी इस अर्निंग्स की जो कंसिस्टेंसी दिखाए कुछ सालों तक आने वाले समय में, ये जो कॉम्बिनेशन फैक्टर है वो मुझे लगता है ओवरऑल सेक्टर पे अब हमको देखने को मिल रहा है।
जहां पे ज्यादा वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन गैप, वहां पे आपने एक बहुत बड़ा मोमेंटम देख लिया और वहां पे आपने कैचअप देख लिया अगर हम उसको प्राइवेट सेक्टर के सामने कंपेयर करें। और अदरवाइज ये थीम अगर आप देखोगे, आज हम हाईलाइट 1 महीने के रिटर्न को लेकर रेलवे को कर रहे हैं, अगले साल आप देखोगे तो कोई और सेक्टर आएगा, ये चलता रहेगा। बट सबसे बड़ा फंडामेंटल पॉइंट यही बनेगा कि हिस्टोरिकल जो वैल्यूएशन गैप रही बिकॉज ऑफ दिस लेगेसी इशू, वो मुझे लग रहा है वो हटता हुआ दिख रहा है। देयर इज अ चेंज वी हैव सीन विच इज प्रूवन बाय नंबर्स, एंड अब कोई इन्वेस्टर बहुत लंबे समय तक इसको इग्नोर नहीं कर सकता है, चाहे वो एफआई हो या एमएफ हो या डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो, एचएनआई हो। फाइनली पैसा वहीं जाएगा जहां पे वैल्यू है, जहां पे ग्रोथ है, एंड मुझे लग रहा है वही हो रहा है और वही आगे होता भी रहेगा। तो मतलब एक तरीके से आप भी यही कह रहे हो कि एक एडजस्टमेंट हो रहा है, जो पहले इतना दबा पिटा हुआ सेक्टर था वहाँ पे एक वैल्यूएशन एडजस्टमेंट है जिसकी वजह से तेजी आई। एक और फंड मैनेजर साहब हमारे साथ हैं, चतुर मोहता जी, आपने क्या किया सर, और क्या करना चाहिए इस समय? कोई अगर पार्टिसिपेट करना चाहता है तो करना चाहिए क्या? तो नीरज जी, आपका ये क्वेश्चन के बहुत सारे इसमें बहुत पॉइंट्स है, बट सबसे पहले ये समझिए कि एज अ फंड मैनेजर हम अपने पोर्टफोलियो को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है कोर पोर्टफोलियो और एक है टेक्टिकल अपॉर्चुनिस्टिक पोर्टफोलियो। अपॉर्चुनिस्टिक पोर्टफोलियो में आपको अपॉर्चुनिटीज जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में नजर आती है उन पर ध्यान देना पड़ता है। जैसे आपको याद होगा, आज से इसी शो में 1 साल पहले हमने बात की थी डिफेंस एज अ थीम की, जब ऑर्डर बुक जो थी वो 3 से 4 गुना थी उस टाइम की टॉप लाइन के कंपैरिजन में। और वो एक बहुत बड़ा रीजन था कि इस सेक्टर में जो कि 12-13 के पीई मल्टीपल पे मिल रहा था, मार्जिन स्ट्रांग हो रही थी, रिटर्न ऑन इक्विटी कई कंपनीज की 23-24% के ऊपर की जा रही थी। तो ये एक बहुत ही बढ़िया री रेटिंग का समय था, वो प्ले आउट हुआ। आप देखिए स्टॉक्स ने किस तरह के रिटर्न दिए। अब यहाँ समझना पड़ेगा रेलवेज, तो रेलवेज के अंदर में जैसे मीर जी ने कहा 80,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी जो आज से 4-5 साल पहले होता था, वो आज 2.5 लाख करोड़ का केपेक्स आप रेलवेज में करने जा रहे हैं। तो ऑर्डर बुक यहाँ पे भी बहुत ही सिग्निफिकेंट बन रही है। अगेन पी मल्टीपल्स देखेंगे तो सिंगल डिजिट या बहुत ही लो डबल डिजिट के अंदर में ट्रेड कर रहे हैं, और यहाँ पर पे एक इमीडिएट बेसिस पर रीरेटिंग होने की संभावना बन रही है। तो मेरे ख्याल से ये थीम अभी प्ले हो रहा है और ये शायद थोड़े दिन तक और चलेगा। बट बात है रिस्क रिवॉर्ड की, और वो रिस्क रिवॉर्ड अभी आपके फेवर में इतना नहीं है। ये एक राइड द ट्रेंड का कॉन्सेप्ट जरूर हो सकता है, बट इन लेवल्स पे लेना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंफर्ट आपको क्रिएट नहीं करेगा। बट आप जानते हैं सीपीएसई ईटीएफ की हमने कई बार आपके चैनल पे चर्चा की, और हमारा मानना है कि वैल्यू एज अ कॉन्सेप्ट इस समय चल रहा था पिछले साल भर से, और शायद आने वाले कुछ समय तक और चलता रहेगा, क्योंकि एक बहुत ही जबरदस्त वहां पर पे री रेटिंग होना शुरू हुई है। और जिस तरह से हाई इंटरेस्ट रेट में हम जानते हैं टर्मिनल वैल्यू कैश फ्लोज की वजह से, एक डिस्काउंटेड कैश फ्लोज की वजह से टर्मिनल वैल्यू कम होती, तो डी रेटिंग पी मल्टीपल में ग्रोथ स्टॉक्स में नजर आ रही है। तो जब तक ये एडजस्टमेंट फैक्टर चलेगा तब तक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स चलेगी, और उसको इंडिविजुअल कंपनीज के बजाय हमें लगता है कोई ईटीएफ जो है सीपीएसई ईटीएफ या पब्लिक सेक्टर ईटीएफ है, इसको प्ले करके करना चाहिए। और उसका शायद अभी समय टेक्टिकल एलोकेशन में एटलीस्ट मैं समझता हूं बना हुआ है। तो एग्जैक्टली रेलवेज तो नहीं, बट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर एक बेट डेफिनेटली आने वाले कुछ समय तक चलती हुई नजर आएगी। ओके, ये एक और इंटरेस्टिंग एंगल है कि अगर आपको प्ले करना ही है तो आप पीएसयू ईटीएफ के थ्रू करें, जहां पे ज़्यादा फायदा आपको हो सकता है। चौथा हमारा विषय है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि क्या कंज्यूमर फिनेंस में एक बड़ी हलचल होने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, जिसकी 2 मई को बोर्ड बैठक हुई। उसमें 1:1 के रेशियो को पहले से था, उसको अप्रूव कर लिया गया, और अब कुछ महीनों की बात है जब वो लिस्टिंग के लिए हमारे सामने होगा, और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को 1:1 के रेशियो में 1 के बदले 1 शेयर आपको मिलेगा अगर आपके पास एक रिलायंस का शेयर है तो।